नमस्कार, मैं वर्षा आप सभी का स्वागत करती हूँ डेली करंट अफेयर्स की इस क्लास में, जहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं डे टू डे डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के बारे में। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एक्टिव कर लीजिए और इस क्लास को धड़ाधड़ करके शेयर कर दीजिए अपने सभी ग्रुप्स में, सभी फ्रेंड्स के साथ, सभी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के साथ। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की 140वीं बैठक का आयोजन 2023 में कहाँ होगा। क्या पूछा है कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति 2023 इसकी 140वीं बैठक कहाँ आयोजित होगी। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि भाई IOC क्या है। तो देखिए, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी यानी कि आपकी इसकी 140वीं बैठक के बारे में क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि भाई 139वीं बैठक कहाँ हुई थी। तो इसकी 139वीं बैठक बीजिंग में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? बीजिंग में। अब बात करते हैं 140वीं बैठक की। तो देखिए, 140वीं बैठक होने वाली है 2023 में भारत में। कहाँ होने वाली है? भारत में। और भारत के किस शहर में होने वाली है? तो ये होने वाली है आपके मुंबई शहर में। और भारत को इसकी मेजबानी करने के लिए ये दूसरा मौका मिला है। भारत पहले भी IOC की बैठक का आयोजन कर चुका है और वो किया है इसने 40 साल पहले। कब? 40 साल पहले। और कहाँ किया था इसका आयोजन? तो ये आयोजन हुआ था आपके दिल्ली में। अब देखिए, IOC की बैठक जो है वो प्रतिवर्ष होती है, यानी वर्ष में एक बार होती है। लेकिन अगर IOC के 1/3 सदस्य, कितने? 1/3 सदस्य के आमंत्रण पर इसका अध्यक्ष इसकी बैठक वर्ष में एक बार की जगह 2 बार भी करवा सकता है। तो अब आपको समझ आ गया कि भाई 140वीं बैठक जो है वो आपके कहाँ होने वाली है? मुंबई में। और भारत को इसकी मेजबानी करने के लिए ये दूसरा मौका मिला है। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? मुंबई। अब देखिए, अहमदाबाद के बारे में भी जान लेते हैं। तो यहाँ पर है दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। और उसका नाम क्या है? आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए फटाफट। तो क्रिकेट का नाम सुनते ही तो भर जाना चाहिए एकदम कमेंट बॉक्स। कमेंट किया करो, क्लास लाइक किया करो ताकि मजा आए पढ़ाने का। अब इस क्रिकेट स्टेडियम का नाम क्या है? तो भाई इसका नाम चेंज हो गया और अभी हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नाम पर इसका नामकरण हो चुका है। क्या है? नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है और हमारे लिए गर्व की बात है कि ये हमारे भारत में है। भारत के अहमदाबाद शहर में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है जिसका नाम नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम है। अब जयपुर की बात करें तो जयपुर में भी तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनने वाला है और इसके लिए चोपगांव, जयपुर का चोप गांव जो है वहां पर ये स्टेडियम बनने वाला है और ये तीसरा सबसे बड़ा बनने वाला है। कौन सा? थर्ड। ये आपका नंबर 3 है। अब आप पूछोगे कि मैडम नंबर 3 तो बता दिया, नंबर 2 कौन सा है? तो नंबर 2 जो है वो आपका है मेलबर्न में। कहां पर? मेलबर्न में। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि भाई IOC की बैठक
अपने 2023 में मुंबई में होने वाली है और ये भारत के लिए दूसरा मौका है। इससे पहले भी 40 साल पहले दिल्ली में इसकी बैठक का आयोजन हुआ था। अहमदाबाद में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? तो दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है मेलबर्न में। और तीसरा कहाँ बनने वाला है? तो जयपुर के चौप गांव में थर्ड सबसे बड़ा विश्व का क्रिकेट स्टेडियम बनने वाला है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में चर्चित कीव नामक शहर किस देश से संबंधित है? ऑप्शन देख लेते हैं। अमेरिका, यूक्रेन, बेलारूस, न्यूजीलैंड। तो कमेंट कर दीजिए कि किस देश से संबंधित है। अरे कितने दिनों से ये चर्चा में चल रहा है, अब तक तो कमेंट बॉक्स भर जाने चाहिए थे एकदम। तो देखिए इसका संबंध है यूक्रेन से। किससे? यूक्रेन से। अब यूक्रेन से इसका संबंध कैसे है? तो ये देखिए कीव जो है यूक्रेन की कैपिटल है। क्या है? यूक्रेन की राजधानी। अब देखिए ये चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है, डेली न्यूज़पेपर में आता रहता है इसके बारे में, तो आप सभी को पता है। और जिसको नहीं पता वो भी देख लीजिए। यूक्रेन व रूस के मध्य विवाद चल रहा है और उसी विवाद के कारण ये अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। अब वो विवाद क्या है? तो देखिए भाई, रूस जो है वो चाहता है कि यूक्रेन जो है उसके साथ सम्मिलित हो जाए, क्योंकि आपको भी पता है यूक्रेन जो है वो अमेरिका और रूस दोनों के मध्य में स्थित है और एक बफर सिटी है। तो इसी के चक्कर में ये सारा मामला चल रहा है। रूस चाहता है कि भाई मेरा कब्जा हो जाए किस पे? यूक्रेन पे। अब यूक्रेन क्या चाहता है? तो यूक्रेन चाहता है कि भाई अमेरिका मुझे अपनी शरण में ले ले। और अमेरिका उसको शरण में कब लेगा? अमेरिका उसको शरण में लेगा जब वो नाटो का सदस्य बन जाएगा। किसका? नाटो का। अब यूक्रेन चाहता है कि मैं नाटो का सदस्य बन जाऊं ताकि अगर मुझ पर हमला हो जाए तो अमेरिका मेरी रक्षा कर ले और मैं अमेरिका के संरक्षण में आ जाऊं। अब नाटो इसके बारे में देख लेते हैं। तो नाटो में देखिए टोटल कितने देश शामिल हैं? तो टोटल हैं आपके 30। अब उनमें से 27 जो हैं वो यूरोप के हैं, एक आपका यूरेशियन है और ये यूरेशियन देश कौन सा है? तो ये है आपका टर्की। ठीक है, अब दो कौन से देश हैं? तो दो उत्तरी अमेरिकी देश हैं। अब कौन कौन से हैं उत्तरी अमेरिकी देश? तो उनमें आपके शामिल है अमेरिका व कनाडा। ठीक है, तो ये उत्तरी अमेरिकी देश हो गए। अब यूक्रेन चाहता है कि भाई मुझे तो बचा लो, जैसे तैसे मुझे नाटो में सम्मिलित करो और मेरी रक्षा करो। किससे? रूस से, क्योंकि रूस ने अपनी सेना बैठा रखी है बेलारूस और मतलब यूक्रेन की सीमा पर उसने अपनी सेना को तैनात कर रखा और जैसे ही मौका मिलेगा वो यूक्रेन को अपने कब्जे में करने के लिए तैयार है। लेकिन अभी अमेरिका जो है वो अपनी सैन्य शक्तियां यूक्रेन के साथ शेयर करता है, यानी यूक्रेन को वो अपनी सैन्य शक्तियों का हिस्सा बनाता है। और इसी चक्कर में रूस जो है वो शांत बैठा है कि भाई अगर थोड़ा सा भी कहीं मुझे मौका मिल जाए तो मैं हमला कर दूं और यूक्रेन जो है वो रूस में सम्मिलित हो जाए। क्योंकि पहले सोवियत संघ जब था तो ये सभी देश एक जगह सम्मिलित थे, लेकिन अब सभी अलग अलग हो चुके हैं। तो ये रूस चाहता है कि यूक्रेन मुझ में सम्मिलित हो जाए, लेकिन यूक्रेन जो है वो अभी भी स्वतंत्र रहना चाहता है और चाहता है कि भाई मुझे नाटो में जैसे तैसे तुम सम्मिलित करो और मेरा पीछा छुटवाओ। किससे? रूस से। ठीक है, तो अभी आपको पता चल गया कि भाई कीव किससे संबंधित है? तो ये यूक्रेन की राजधानी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में कौन सा राज्य
सौर ऊर्जा उत्पादन में शीर्ष पर है? क्या पूछा है कि सौर ऊर्जा उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। देख लिए आपने ऑप्शन। अब मुझे आंसर कमेंट कर दीजिए। देखिए, जब तक आपके कमेंट्स नहीं आते ना, तब तक मजा नहीं आता ऐसे पढ़ाने का। टीचर क्या देखता है भाई? वो आपके कमेंट्स देखेगा, तभी तो उसको एक्साइटमेंट आएगी कि भाई बच्चे पढ़ रहे हैं मुझसे। ऐसे आके बता के जाने में मजा नहीं आता ना, तो जल्दी से कमेंट कर दिया करो आप आंसर को। तो अभी इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, राजस्थान वासियों, आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का पहला नंबर है। यानी पहले स्थान पर कौन है? राजस्थान। अब दूसरे स्थान पर कौन है? तो दूसरे स्थान पर है कर्नाटक। और तीसरे स्थान पर कौन है? तो तीसरे स्थान पर है गुजरात। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि सौर ऊर्जा उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। तो राजस्थान शीर्ष पर है। अगर राजस्थान के संबंध में आपसे पूछ ले कि भाई राजस्थान के संबंध में सौर ऊर्जा के मामले में कौन सा शीर्ष पर है, तो देखिए, राजस्थान में सौर ऊर्जा के संबंध में पूछे तो आपको बताना है जोधपुर। क्या बताना है? जोधपुर। और अगर आपसे पूछ ले पवन ऊर्जा के बारे में, पंखों की नगरी, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? जैसलमेर। ठीक है, अब आपके राजस्थान के संदर्भ में भी क्लियर हो गया कि सौर ऊर्जा के संदर्भ में अगर हमसे पूछ ले तो जोधपुर बता के आना है। पवन ऊर्जा के संदर्भ में पूछे तो क्या बताना है आपको? जैसलमेर। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है भाई, कथन क्या है? सेबी की स्थापना 1988 में की गई। 1992 में एक संकल्प द्वारा सेबी को एक वैधानिक संस्था बनाया गया। ठीक है, तीसरा क्या है? सेबी के वर्तमान अध्यक्ष अजय त्यागी हैं। चौथा है, सेबी के पहले अध्यक्ष DR मेहता थे। अब हमें बताना है कि भाई कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है। तो चलिए देख लेते हैं। सेबी, अब आप मुझे सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि भाई सेबी जो है उसकी स्थापना कब हुई थी? आपने ऑप्शंस पढ़े हैं, क्या वो सही है या गलत है? मुझे कमेंट करके आप बताइए। तो चलिए देखते हैं, सेबी की स्थापना कब हुई थी इसकी? 1988 में। ठीक है, अब इसको वैधानिक संस्था कब बनाया गया था? तो ये वैधानिक संस्था बनी थी 1992 में। ठीक है, अब इसके अध्यक्ष के बारे में जान लेते हैं। तो क्या बताया है? सबसे पहला अध्यक्ष, तो सेबी का पहला अध्यक्ष कौन है? आप मुझे कमेंट करके बताइए, ऐसे मजा नहीं आ रहा पढ़ाने में। ठीक है, तो सेबी के पहले अध्यक्ष थे SA दवे। अब आपको ऑप्शंस याद होने चाहिए। अपने ऑप्शंस में क्या दे रखा था? सेबी के पहले अध्यक्ष DR मेहता। क्या दे रखा है? DR मेहता। तो ये ऑप्शन अपना क्या हो गया? रॉन्ग हो गया, क्योंकि सेबी के पहले अध्यक्ष कौन थे? SA दवे। ठीक है, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं अजय त्यागी। कौन है? अजय त्यागी जी।
ठीक है, तो त्यागी साहब इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। इसके पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर S.A. दवे और इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। इसको वैधानिक संस्था घोषित किया गया था 1992 में। अब देखिए सेबी जो है अभी हाल फिलहाल चर्चा में बना हुआ है, तो इसके चर्चा में आने का कारण क्या है? आपने न्यूज़पेपर अगर पढ़ा होगा तो आप सभी को पता होगा, लेकिन जिसने नहीं पढ़ा वो सुन लीजिए। सेबी इन एक मैडम के चलते चर्चा में है अभी, और मैडम का नाम है चित्रा रामकृष्ण। क्या नाम है? चित्रा रामकृष्ण। देखिए ये सेबी की सीईओ और एमडी रह चुकी है और इन्होंने 2016 में इस्तीफा भी दे दिया था। कब? 2016 में। लेकिन फिर भी ये चर्चा में बनी है क्योंकि हाल ही में जब जांच हुई थी तो पता चला था कि भाई चित्रा मैडम जो है अपने सारे निर्णय लेती थी हिमालय के एक बाबा जी के थ्रू, यानी कि 300 लाख करोड़ की संपत्ति जिसमें सभी कंपनियों के शेयर शामिल हैं, वो उन कंपनियों के शेयर्स की वैल्यू हिमालय के बाबा जी से पूछती थी। किससे पूछती थी? हिमालय के एक बाबा जिनसे वो आज तक कभी नहीं मिली है। अब जिनसे वो मिली नहीं तो वो उनसे पूछती कैसे थी? तो भाई ईमेल की दुनिया है ये, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ये था उनके जुड़ने का जरिया। तो इसके जरिए वो पूछती थी कि बाबा जी आज मुझे बताइए इस वाली कंपनी के शेयर्स की वैल्यू कितनी रखनी है, किसके शेयर्स की वैल्यू घटानी है, किसकी बढ़ानी है। तो अब बाबा जी का क्या पता भाई, बाबा जी भी हर्षद मेहता जैसे हो कोई, तो इन्हीं के चक्कर में अभी इन पर जांच बैठी हुई है। और 6 साल बाद, आप खुद देखिए 2016 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था और 6 साल बाद सेबी को ये पता चल रहा है कि मैडम ने ऐसे ऐसे कांड कर रखे हैं। ये बाबा जी के चक्कर में आ रहे हैं और बाबा जी के चक्कर में 300 लाख करोड़, कितने? 300 लाख करोड़ रुपयों से मैडम खेल रही है बाबा जी के चक्कर में। बाबा जी से पूछ रहे हैं कि बाबा जी आप मुझे बताइए किस कंपनी के शेयर कितने में जाने चाहिए, कौन सा ऊपर उठना चाहिए, कौन सा नीचे उठना चाहिए। यानी पूरी तरीके से आर्थिक व्यवस्था को गड़बड़ा दिया था मैडम ने। अब आगे चलते हैं। हाल ही में किस युवा भारतीय खिलाड़ी ने प्रथम श्रेणी के पदार्पण मैच की दोनों पारियों में शतक लगाया? ऑप्शंस देख लेते हैं। संदीप धुल, यश धुल, शाकिब उल गनी, हरनूर सिंह। तो आप जल्दी से कमेंट कर दीजिए। अरे भाई इंडिया तो अपना बस ये राष्ट्रीय खेल ही नहीं है क्रिकेट, बाकी सभी की जान बसती है क्रिकेट में। हॉकी को तो बेचारे को कोई देखता ही नहीं है इतना, जितना लोग इंडिया में क्रिकेट के पीछे पड़े रहते हैं। तो जल्दी से क्रिकेट वाले तो क्वेश्चन आ जाए तो आपको धड़ाधड़ आंसर कमेंट कर देने चाहिए। अब आप मुझे ये बताइए भाई संदीप धुल का संबंध किससे है? संदीप धुल, इनका संबंध है कबड्डी से। किससे? कबड्डी से। और ये किसके लिए खेलते हैं? इनकी टीम का नाम क्या है? जयपुर पिंक पैंथर। सही, गुलाबी नगरी के प्लेयर हैं ये। तो संदीप धुल का आपको पता चल गया कि भाई ये तो कबड्डी से संबंधित है। और हमने बात करी है क्रिकेट की, तो अब क्रिकेट में तो यश धुल आते हैं। तो देखिए यश धुल जो है अभी इन्होंने ही अंडर-19 वर्ल्ड कप में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अंडर-19 में भारतीय टीम के जो कप्तान थे वो यश धुल थे और इन्हीं की कप्तानी में भारत जो है विश्व विजेता बना है। अभी यश धुल ने ही अपने प्रथम पदार्पण मैच में शतक लगा दिया है, दोनों पारियों में उन्होंने शतक लगाए हैं। तो यही आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इन्होंने अंडर-19 टीम में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया था और भारत को विश्व विजेता भी बनाया है। अब देखिए शाकिब उल गनी, इनके बारे में भी जान लेते हैं। भाई ये भी देखिए बड़े ही धुआंधार बल्लेबाज हैं और इन्होंने क्या किया? इन्होंने किया है 22 साल की उम्र में विश्व रिकॉर्ड कायम। तो अब देखिए इन्होंने किया था
तिहरा शतक लगाने का विश्व रिकॉर्ड कायम? बिहार के ये बल्लेबाज हैं, इन्होंने रणजी मैच में तिहरा शतक लगा दिया था अपने पहले ही पदार्पण मैच में। तो इन्होंने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। 22 साल के ये खिलाड़ी हैं और यश धुल अंडर 19 में खेले। 18-19 साल की उम्र में लोग विश्व रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं। अब यश धुल किसके खिलाफ खेल रहे थे? तो मैच हो रहा था कोलकाता वर्सेस दिल्ली, कोलकाता वर्सेस दिल्ली। और यश धुल दिल्ली टीम से बिलोंग करते हैं और दिल्ली से ही उन्होंने अंडर 19 रणजी मैच खेला था और दोनों पारियों में शतक लगा दिया था उन्होंने। हरनूर सिंह ये भी अंडर 19 टीम के प्लेयर हैं। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया कि भाई भारत में जो है क्रिकेट के मामले में धुआंधार रिकॉर्ड बने जा रहे हैं और ये रिकॉर्ड जो है यश धुल तीसरे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान का दूसरा स्पोर्ट्स स्कूल किस जिले में खोला जाएगा? क्या पूछा है? स्पोर्ट्स स्कूल। अरे स्पोर्ट्स की तो बात चल रही है अपनी, उसी के चक्कर में देखो सारे चक्कर चल रहे हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अलवर। तो देखिए सबसे पहले तो ये देखते हैं कि पहला स्पोर्ट्स स्कूल कहाँ खोला गया है। तो आपका पहला स्पोर्ट्स स्कूल जो है वो खोला गया है बीकानेर में। अब नाम क्या है? तो नाम है भाई शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल। ये आपका पहला स्पोर्ट्स स्कूल है और दूसरा ओपन हो रहा है आपके जोधपुर में। कहाँ पर? जोधपुर में। पहला आपको पता चल गया बीकानेर में और दूसरा कहाँ ओपन होने जा रहा है? जोधपुर में। अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला किस देश के 5 दिवसीय दौरे पर गए हैं? कौन? ओम बिरला। ओम बिरला जी भाई किस देश के 5 दिवसीय दौरे पे गए हैं और ये कब निकल गए दौरे पे? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहले तो यूएसए, यूएई, कुवैत, ओमान। तो देखिए ओम बिरला जी के बारे में जान लेते हैं। तो ओम बिरला जी अपने टोंक और बूंदी के संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं। कहाँ? टोंक व बूंदी के संसदीय क्षेत्र से सांसद। अब ये किस देश के दौरे पे गए हैं? तो ये गए हैं आपके यूएई के दौरे पे। किसके दौरे पे? संयुक्त अरब अमीरात। ये गए हैं यूएई के दौरे पे। 5 दिन का इनका दौरा है और दौरा स्टार्ट हो गया है आज से, यानी 21 फरवरी से। 21 फरवरी से 5 दिन के दौरे पर संयुक्त अरब अमीरात गए हैं। अब इनका वहां जाने का मोटिव क्या है? तो ये करेंगे भारतीय संसदीय शिष्टमंडल का नेतृत्व। इसका भारतीय संसदीय शिष्टमंडल, इसका नेतृत्व करने वाले हैं कौन? ओम बिरला जी। और भारतीय संसदीय शिष्टमंडल, इन दोनों देशों की ये प्रथम वार्ता होगी शिष्टमंडल के संदर्भ में। ठीक है, तो आज के हमारे क्वेश्चंस की सीरीज को हम यही खत्म करते हैं, लेकिन आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए और सभी अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस क्लास का लाभ मिल सके। और हम डेली आपके साथ ऐसे क्वेश्चंस की सीरीज को स्टार्ट रखेंगे, तो आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। नमस्कार।